रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। भारत की क्या है तैयारी? अगर ड्रैगन करेगा वार तो भारत कैसे करेगा पलटवार? पीएम मोदी के मंथन से चीन होगा चारों खाने चित। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। भीषण गोलीबारी के बीच न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन सब के बीच भारत भी अपनी तैयारियों को परख रहा है। पीएम मोदी यूक्रेन संकट को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत के साथ ऐसा कुछ वाकया हो जाता है और सीमा विवाद को लेकर चीन उसके ऊपर हमला कर देता है तो भारत कितना तैयार है? आज इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने इसे लेकर क्या रणनीति बनाई है, कैसे भारत युद्ध में ड्रैगन के दांत खट्टे कर देगा, कैसे उसे मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें और एक हिंदुस्तानी होने के नाते वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको भारत की तैयारियों के बारे में पता चल पाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, चीन को लेकर भारत की तैयारियों के बारे में आपको बताऊं उससे पहले जिस युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच जंग को 19 दिन बीत चुके हैं। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है। इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें से 19 में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां रूस लगातार बम बसा रहा है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर नाटो से यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने की अपील की है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पिछले ही साल नाटो नेताओं को चेतावनी दी थी कि अगर रूस के खिलाफ सख्त सुरक्षात्मक प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो युद्ध होगा, और वही हुआ। लेकिन अभी भी नाटो देश चेत नहीं रहे हैं और यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अब आपके क्षेत्र में रूसी मिसाइलें गिरेंगी। वहीं रूस ने यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर निप्रो को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहां भी रूस ने मिसाइलें दागी हैं। रूसी सेना हर उस इलाके पर हमला कर रही है जहां तक उसकी सेना पहुंच नहीं पाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी सहयोगी ने स्वीकार किया कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान उतनी तेजी से नहीं चला जितनी की क्रेमलिन को उम्मीद थी। नेशनल गार्ड के प्रमुख विक्टर जोलोटोव ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेनी बल नागरिकों के पीछे छिप रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को 1500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन ज्यादा आधुनिक हथियार खरीद सके और शरणार्थियों की मदद कर सके। ऐसे में ये एक बार फिर हो गया है कि यूक्रेन में न ही यूरोप के देशों की सेना उतरेगी और न ही नाटो देशों की। इस तरह यूक्रेन को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, यूक्रेन में चल रहे युद्ध को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में वैश्विक तकनीकी उपयोग और इसमें भारत की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। इस बजट में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पर काफी जोर दिया गया है। इस पर प्रधानमंत्री ने तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा तंत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि ये न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करे बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ाए। पहले 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि भारत जंग में फंसे अपने पड़ोसी और विकासशील देशों के लोगों की मदद जारी रखेगा। यही नहीं, जंग के दौरान यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए पीएम मोदी ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था। भारत ने मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत अपने करीब 19,000 नागरिकों के वतन वापसी कराई है। मिशन पूरा होने के बाद इस सप्ताह ऑपरेशन गंगा प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इसको लेकर बातचीत की थी, जिसके बाद ही ऑपरेशन गंगा कार्यक्रम सफल हो पाया। भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के लिए रूस ने 2 बार संघर्ष विराम की घोषणा की। दोस्तों, अब बात भारत की उस तैयारी की जो उसने यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए की है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन विश्व का एक शक्तिशाली देश है। उसके पास परमाणु बम के साथ आधुनिक हथियार भी हैं। वो सैन्य बल में भारत से कहीं आगे है, चाहे बात जल सेना की हो या थल सेना की या फिर वायु सेना की। चीन हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, शायद इसलिए वो भारत की गीदड़ भपकी देता रहता है। दोस्तों, यहाँ आपको भारत और विश्व की बड़ी महाशक्तियों की सैन्य ताकत के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, दुनिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत की है।
लेकिन सैन्य क्षमता के मामले में भारत को अभी लंबा सफर तय करना है। हाल ही में 140 देशों की सेनाओं पर आधारित ग्लोबल फायर पावर एनुअल डिफेंस रिव्यू जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि दुनिया में चौथी सबसे ताकतवर सेना भारत की है। साल 2022 की रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर है, दूसरे नंबर पर रूस और उसके बाद चीन का नंबर है। जीएफपी के अनुसार भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की सेना दुनिया भर में ताकत के लिहाज से 9वें स्थान पर है। भारत में जितने सैनिक हैं उसमें से 30% से कम ही एक्टिव सर्विस स्टेटस के तहत हैं। चीन और रूस में यह आंकड़ा 60% से ज्यादा है, लेकिन भारत में पैरामिलिट्री फोर्स का जबरदस्त बैकअप भी है। इन अर्धसैनिक बलों को भारत के कुल रिजर्व मिलिट्री मैन पावर से मिलाकर देखें तो आंकड़ा 36,82,000 हो जाता है। ऐसे में सैनिकों की जरूरत पड़ने पर किसी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। इस तरह से देखें तो यह आंकड़ा चीन के मुकाबले 3 गुना है। लिहाजा जीएफपी के अनुसार कुल उपलब्ध सैनिकों के हिसाब से भारत के पास 51,32,000 सैनिक है, जबकि चीन के पास 31,34,000 सैनिक हैं। वायुसेना की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स दुनिया में चौथी बड़ी सेना है, लेकिन इसके पुराने पड़ते विमान चिंता पैदा करते हैं। यही वजह है कि एयर पावर की बारी आने पर जीएफपी 2022 रैंकिंग में भारत और टॉप 3 देशों के बीच बड़ा अंतर दिखता है। इस पैमाने पर अमेरिकी वायुसेना भारत के मुकाबले 6 गुना बड़ी है। रूस के एयर फ्लीट भारत के मुकाबले लगभग 2 गुना है। चीन से ओवरऑल तुलना करने पर अंतर भले ही कम दिखता है, लेकिन स्पेशल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की संख्या के लिहाज से भारत काफी पीछे है। अटैक हेलीकॉप्टर्स का ही उदाहरण लेते हैं तो ये युद्ध के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। ये आर्मी या एयरफोर्स सर्विसेज के तहत रखे जाते हैं। चीन के पास ऐसे 281 हेलीकॉप्टर हैं, वहीं भारत के पास केवल 37 हेलीकॉप्टर हैं। नौसेना की बात करें तो भारत के पास कुल 295 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इस तरह 140 देशों के बीच भारत की नौसेना 7वें नंबर पर है। 777 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ चीन सबसे आगे है। हालांकि भारतीय नौसेना बहुत तेजी से विस्तार कर रही है और स्पेशल युद्धपोतों के मामलों में ये काफी आगे है। उदाहरण के लिए मल्टी रोल फ्रिगेट के मामले में भारत 5वें स्थान पर है और डिस्ट्रॉयर के मामले में 6ठे स्थान पर। लेकिन भारत के लिए खराब बात यह है कि उसके पास एक भी काउंटर माइन वॉरफेयर शिप नहीं है। हाल यह है कि इस पैमाने पर भारत विकसित देशों से ही नहीं बांग्लादेश से भी पीछे है। बांग्लादेश के पास ऐसे 5 शिप हैं, पाकिस्तान के पास भी 3 हैं। हालांकि भारत ने अपने सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए आम बजट में रक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ाया है। सेना के आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिहाज से ये अच्छी बात है, लेकिन अभी सैन्य ताकत को मजबूत करने के मामले में ये बहुत छोटा कदम है। चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को अभी बहुत तैयारी करनी है। स्वदेशी तकनीक भी तेजी से विकसित करनी है, क्योंकि केवल दूसरे देशों से हथियारों को खरीद कर हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। यूक्रेन इसी का उदाहरण पेश कर रहा है। लिहाजा अगर भारत को चीन से मुकाबला करना है तो उसे अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी होगी, क्योंकि युद्ध के समय हम जरूरत पड़ने पर रूस से हथियार नहीं मंगा सकते। उस समय हमारे लिए ये एक बड़ा सेटबैक होगा। लिहाजा भारत को अपने दम पर मिसाइल, तोपें और आधुनिक फाइटर जेट सब कुछ विकसित करना होगा, जिससे दुश्मन देश हमारे सामने आंख उठाने से पहले सोचे। इसमें कोई दो राय नहीं कि मादरे हिंद के सपूत किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम है, लेकिन मैदान जंग में दुश्मन को मात देने के लिए उन्हें भी हथियार की जरूरत होगी। और अगर भारत के पास हथियार ही नहीं होंगे तो फिर हम दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे। शायद इसलिए पीएम मोदी स्वदेशी तकनीक बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम कब तक दूसरे देशों के हथियारों पर आश्रित रहेंगे, हमें खुद की तकनीक विकसित करनी होगी, तभी हम दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त हुआ है और दुश्मन देश हमारी ओर आंख उठाने से पहले सोचते हैं, लेकिन हमें अभी लंबी मंजिल तय करनी है। लिहाजा देश की कमान पीएम मोदी के हाथों में रहनी जरूरी है, तभी भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत।